Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic our discussion is congestive cardiac failure, or simply in simple words heart failure. What is congestive heart failure? It is basically a clinical syndrome which results from heart's inability to meet the body's circulatory demand under normal physiological conditions. अब इसमें हुआ क्या है बेसिकली कि जो हार्ट है, जितनी सर्कुलेटरी डिमांड है, जितनी ब्लड रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उतना ब्लड जो है वो बॉडी में पंप नहीं हुआ ड्यू टू सम काइंड ऑफ फेलियर इन द हार्ट. दैट विल ऑल लीड टू हार्ट फेलियर. Before we move towards the pathogenesis, okay, what is the cause behind that heart failure, what is the cause behind that congestive heart failure, we have to know an important law from our physiology, that is Frank-Starling law. In order to understand Frank-Starling law, we are here to focus on a few terminologies which are as here under. Preload. Preload basically होता क्या है? वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग डायस्टोल. यानी कि जब हमारा हार्ट पूरे तौर पे रिलैक्स किए हुए है, फिलिंग फेज ऑफ द हार्ट है, ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेसल्स पे फिल हो रहा है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी फिल हो रहा है. दैट इज़ द फिलिंग फेज ऑफ द हार्ट. ठीक है, जो फिलिंग फेज ऑफ द हार्ट है उसको हम कहते हैं प्रीलोड. ठीक है, यानी कि हार्ट के अंदर पीछे से आने वाला जो ब्लड है वो जब एंटर होगा हार्ट में, दैट इज़ ऑल प्रीलोड. आफ्टर लोड क्या है कि ड्यूरिंग सिस्टोल, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जितना ब्लड वेंट्रिकल्स इजेक्ट करेंगे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर, दैट इज़ ऑल आफ्टर लोड. और तीसरा फैक्टर जिस पे स्टॉलिंग लॉ डिपेंड करता है वो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. ठीक है, जितने ज़्यादा मसल्स इफेक्टिव होंगे उतनी ज़्यादा वो फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जितनी फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतनी ही फोर्स के साथ जो ब्लड है वो बॉडी में पंप कर दिया जाएगा. नॉर्मली हार्ट में क्या होता है कि अगर हम प्री लोड इंक्रीज़ कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज ये वॉल्स ऑफ द हार्ट के ऊपर मायोकार्डियम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है. प्रेशर के रिस्पॉन्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो भी ज़्यादा होती है. ठीक है, अब हम मूव ऑन कर लेते हैं टूवर्ड्स इट्स डेफिनेशन की. जो फ्रैंक-स्टार्लिंग लॉ है वो बेसिकली कहता क्या है? फ्रैंक-स्टार्लिंग लॉ हमारे पास ये एक जो लॉ है वो बेसिकली स्टेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट. ठीक है, इसके मुताबिक अगर हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल, जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ क्यों होगा कि जो ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. जब बाकी इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं हार्ट के अंदर वो सब के सब कांस्टेंट होंगे तो क्या होगा? फ्रैंक-स्टार्लिंग मैकेनिज्म के ज़रिए लॉ के मुताबिक कि ब्लड के अंदर जितना वेंट्रिकल्स के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ द ब्लड होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम होगा. ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली जो है ना, ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द सिस्टोल होता है. यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना ब्लड एट द एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में जितना ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. और जितना ब्लड हमारे पास दोनों वेंट्रिकल से एट अ टाइम रिलीज होगा एट द एंड ऑफ सिस्टोल फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल, दैट इज द आउटपुट ऑफ द हार्ट, इज नोन एज इजेक्शन फ्रैक्शन. ठीक है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम और इजेक्शन फ्रैक्शन डिफरेंट टर्म्स हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम इज बेसिकली रिलेटेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, वेयर एज इजेक्शन फ्रैक्शन इज रिलेटेड टू द होल आउटपुट ऑफ द हार्ट. Whole output of the heart means that is the blood ejected from the heart at the end of systole, and stroke volume is the blood ejected from the left ventricle at the end of diastole. ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारे पास प्रीलोड क्या है. प्रीलोड हमारे पास है वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग डायस्टोल. आफ्टर लोड क्या है? वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग सिस्टोल. मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी वही रिलेटेड टू मायोकार्डियम जो है. हम मूव ऑन करें टूवर्ड्स के जो ये पैथोजेनेसिस है वो किन किन फेजेस में हमारे पास क्रिएट होती है. हार्ट में जो ये कार्डिक फेलियर की कॉज बन रही है, फ्रैंक-स्टार्लिंग मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद जो मेन पैथोजेनेसिस हमारे पास आ रही है वो दो फेजेस में आ रही है हार्ट के अंदर. या तो हमारे पास क्या होगा? सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, यानी कि एनी डिजीज़ रिलेटेड टू द डिसफंक्शनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, और डायस्टोलिक डिसफंक्शन एनी डिजीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू द फिलिंग ऑफ द हार्ट. या तो आउटपुट ऑफ द हार्ट के साथ कोई हमारे पास डिजीज़ हुई हुई है, कोई छेड़खानी हुई हुई है, या फिर क्या है जो हार्ट की फिलिंग है, फिलिंग के अलावा किसमें हार्ट के आउटपुट और इनपुट दोनों में ना किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट हुआ है. ठीक है, अगर हमारे पास आउटपुट में इशू है दैट इज सिस्टोलिक डिसफंक्शन, और अगर हमारे इनपुट में कोई ऑर्डर है, कोई एबनॉर्मेलिटी, दैट इज डायस्टोलिक डिसफंक्शन. ठीक है, अब सिस्टोलिक डिसफंक्शन में होता क्या है? सिस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब ये है कि जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली अपना ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर इजेक्ट नहीं कर पाएगा.
इजेक्ट नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो इजेक्शन फ्रैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। डायस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब ये है कि जो फिलिंग ऑफ द हार्ट है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब वो कहते हैं जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है ना, उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गई। इसकी जो लीडिंग कॉजेज़ होंगी इजेक्शन फ्रैक्शन की, कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो हमारे पास सिस्टोलिक डिसफंक्शन का जो है बाइस बनेंगी, उनमें हमारे पास आएगी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, जो कि टॉप रैंकिंग में होगी। जाहिर सी बात है, जब किसी वॉल का इस्कीमिया हो जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का अगर फॉर एग्जांपल इस्कीमिया हो जाता है, तो वेंट्रिकल्स उस फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जिस फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू फुलफिल द सर्कुलेटरी डिमांड। तो क्या होगा कि हमारे पास सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। हाइपरटेंशन रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अगर हार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डायलेट कर जाता है, तो भी हमारे पास सिस्टोलिक जो फंक्शन है ऑफ द हार्ट, वो इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ द हार्ट है वो इफेक्ट होगी। वेल्व्यूलर कोई हार्ट डिजीज़ हो जाती है, लाइक माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाती है, तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होने लग जाएगा, तो वेंट्रिकल्स प्रॉपर्ली जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड है वो इजेक्ट नहीं कर पाएंगे। मायोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन होगी, मायोकार्डियम की तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। सेम इज़ द केस विद डायस्टोलिक डिसफंक्शन की। अगर डायस्टोलिक डिसफंक्शन की जो फिलिंग ऑफ द हार्ट है वो कम हो रही है, उसमें हम ले सकते हैं कि हमारी जो पेरिकार्डियम है वो थिक हो रही है। पेरिकार्डियम अगर थिक हो जाएगी तो प्रॉपर्ली हार्ट को एक्सपैंड करने की प्लेस नहीं मिलेगी। जब हार्ट प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है फिल नहीं होगा तो दैट विल ऑल इन द एंड रिजल्ट इन द लो कार्डियक आउटपुट। Now moving on towards what happens when cardiac output is low. Now we discuss what happens when cardiac output is low. Cardiac output के low होने की हमने reasons पढ़ ली। आया it is systolic dysfunction और diastolic dysfunction। ठीक है, that will all lead to decreased cardiac output। जब कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो बेसिकली बॉडी किस में चली जाएगी, हाइपोवॉल्यूमिया की स्टेट में चली जाएगी। जब हाइपोवॉल्यूमिया की स्टेट होगी, जब हाइपोवॉल्यूमिया का सिग्नल किडनी को मिलेगा, रीनल सिस्टम को हमारे मिलेगा, तो वहाँ से एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। बिकॉज द ब्लड इज नॉट प्रॉपर्ली सप्लाइंग टू द किडनी will consider the situation of the body as hypovolemia, that there is not enough fluid in the body, so kidney will start to retain the sodium and water in order to compensate for that hypovolemia। ठीक है, साथ जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब कोई बॉडी जो है वो शॉक की स्टेट में जाने लगी है, तो फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी में मौजूद जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोनों सिस्टम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिस्टमिक वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। जब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो वो बेसिकली सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करा के ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कराएगा। ठीक है, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो बेसिकली क्या हुआ कि वीनस रिटर्न टू द हार्ट वो इंक्रीज़ हो गया। उसके इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि बेसिकली जो प्री लोड आ रहा है हार्ट के अंदर वो इंक्रीज़ हो गया। जब प्री लोड इंक्रीज़ हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है विच इज ट्रांसमिटेड टू द पल्मोनरी वेन्स एंड लीड टू सिम्पटम्स ऑफ पल्मोनरी कंजेशन। अब हुआ हुआ क्या है, हमने बताया कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हुई है, कोई हाइपरटेंशन हुई है, कोई वाल्व्यूलर डिजीज़ है, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर्ली इजेक्ट तो ब्लड कर ही नहीं रहा। ठीक है, जब वो प्रॉपर्ली ब्लड इजेक्ट नहीं करेगा तो बेसिकली जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जब वो स्टैग्नेट करेगा तो वहाँ से पल्मोनरी वेसल्स में भी ब्लड स्टैग्नेट करेगा। इन दी एंड जो ब्लड है वो लंग्स के अंदर स्टैग्नेट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिम्पटम्स हैं वो पल्मोनरी कंजेशन के आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि बेसिकली हुआ क्या है। सबसे पहले कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ तो हमारी किडनी ने जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में मौजूद है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट किया, क्योंकि किडनी को सिग्नल्स ये गए कि हाइपोवॉल्यूमिया हो गया है। फिर दूसरे जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट का मैकेनिज्म है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो गया, उसने वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराई, किडनी ने सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कराई, जिसकी वजह से इन दी एंड क्या हुआ कि वीनस रिटर्न इंक्रीज हो गया, प्री लोड इंक्रीज हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड है वो स्टेग्नेट करना शुरू कर गया लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से फिर पल्मोनरी वेसल्स, एंड दैट विल ऑल लीड टू पल्मोनरी कंजेशन, दैट विल रिजल्ट इन पल्मोनरी एडिमा। ये हमारे पास एक और पिक्चर है, इसमें हम ये देख लेते हैं कि अगर हमने एक थर्ड फैक्टर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी पढ़ा था, अगर तो हमारे पास मायोकार्डियम का लॉस होता है, मायोकार्डियम में एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट विल ऑल रिजल्ट इन मायोकार्डियल फाइब्रोसिस, तो हमारे पास क्या होगा कि मायोकार्डियम प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, रिलैक्स नहीं करी। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, अगर फॉर एग्जांपल वी कंसिडर कि वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, तो जो ब्लड उसके अंदर मौजूद है वो प्रॉपर्ली आगे सेंड नहीं होगा,
एओर्टा के जरिए। तो फिर क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हुआ। कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हुआ तो जैसे मैंने आपको अभी बताया 2 सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेजरली और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कराएगा। जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या कराएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन से होगा कि हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। एट द एंड दिस विल ऑल लीड टू एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक वर्क, ठीक है, यानी कि कार्डियक जो हार्ट है उसके ऊपर जो वॉल्यूम का लोड है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से वही इंक्रीज हमारे पास क्या हो गया, आफ्टर लोड इंक्रीज हुआ। तो एट द एंड जब आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो ब्लड हार्ट की तरफ आने वाला जो ब्लड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास एक और फ्लो शीट रिप्रेजेंटेशन हो गई हार्ट फेलियर के लिए। जब ये जो हमारे पास फिनोमेना है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन है, रेनिन एंजियोटेंसिन की एक्टिवेशन है और बार बार जो हम है हार्ट का प्री लोड इंक्रीज करेंगे, तो इस सब से एट द एंड क्या होगा कि जो हार्ट के मसल्स हैं, जो हार्ट है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म करके एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब हार्ट के मसल्स या हमारा पूरा हार्ट एट्रियाज और वेंट्रिकल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, आउटपुट कम है, फिर वर्कलोड ज़्यादा है, फिर आउटपुट कम है ड्यू टू एनी एबनॉर्मेलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो हार्ट के डिसफंक्शन का बाइस बनेगी, तो उनकी वजह से क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा हमारा हार्ट एग्जॉस्ट कर जाएगा। इट विल प्रोग्रेसिवली लीड टू द हार्ट फेलियर। अब हमें यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि पेशेंट में हार्ट फेलियर हो रहा है। अब पेशेंट जो है हमारे पास आया है तो उसे कौन कौन से सिम्टम्स होंगे ये हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करेगा डिस्निया के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, ऑर्थोपनिया के साथ, पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया, ठीक है। अब इन सारी डिस्निया जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उनकी हमारे पास मेजर रीज़न क्या बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ वी कंसिडर दिस एज अ हार्ट, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन से रेस कर जाएगा ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी, तो यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर भी मौजूद जो ब्लड है वो स्टेगनेट करेगा। जब ब्लड स्टेगनेट करेगा तो इससे पीछे जो पल्मोनरी वेसल्स हैं ब्लड उसके अंदर स्टेगनेट करेगा, और जब भी ब्लड की कहीं पे रुक जाएगा ब्लड तो इसके अंदर से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट फ्लूइड मूव कर जाएगा आउट इनटू द इंटरस्टिशियम, दैट विल ऑल रिजल्ट इन पल्मोनरी एडिमा और पल्मोनरी कंजेशन। और जब पल्मोनरी कंजेशन होगी, एल्वियोलाई के अंदर से प्रॉपर्ली एयर फिल्टर नहीं होगी, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रेथलेसनेस वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। अगर अब हमने ये बताया जब ब्लड प्रॉपर्ली बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा प्रॉपर जो है ब्लड की रिक्वायरमेंट अचीव नहीं करेगा, तो इन दी एंड हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे हार्ट से थोड़े दूर ऑर्गन्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, वो इस्कीमिया में और नेक्रोसिस की तरफ चले जाएंगे। तो सेम इज़ द केस हियर, आई हैव रिप्रेजेंटेड कि कन्फ्यूजन हो जाएगी और मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाएगी, जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, डायफिरोसिस हो जाएगा, कूल एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएंगी क्योंकि ये हार्ट से बहुत दूर है, इन तक पहुँचते पहुँचते जो ब्लड है उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट ऑलरेडी कम है, तो जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कूल हो जाएंगी। कूल क्यों होंगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है, और उनका जो कलर है वो भी पेल होना शुरू हो जाएगा। ये तो थे सिम्पटम्स के पेशेंट हमारे पास किन किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है। साइंस अब हम देखते हैं कि हम पेशेंट के अंदर बेसिकली क्या देखेंगे, जब हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें पैथोलॉजिकल S3 और S4 मिलेगी। S3 और S4 का मतलब क्या है, S3 इज़ बेसिकली वेंट्रिकुलर गैलप और S4 इज़ एट्रियल गैलप, ठीक है। S3 को हम वेंट्रिकुलर गैलप क्यों कहते हैं कि जब हमने बताया हमारे पास एनी काइंड ऑफ डिजीज़ हुई हुई है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल जो है वो इफेक्टेड है, वेंट्रिकुलर वॉल स्टिफ हुई हुई है, तो जब एक खाली बर्तन के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम हम पानी का प्रेशर डालते हैं तो हमारे पास एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है वेंट्रिकुलर गैलप। सेम इज़ द केस विद एट्रिया, तो एट्रियल गैलप भी जब प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास S4 आएगी। फ्रैक्टल्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, वही जो हमने बताया कि पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। डलनेस और परकशन क्यों आ रही है, हम जो चेस्ट कैविटी है, जो चेस्ट वॉल है उसके अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है। जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है तो हमारे पास जो परकशन नोट होता है वो डल आता है। इसके अलावा जो है हमें पेशेंट के अंदर पेटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लूइड इंक्रीज़ हो रहा है तो जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनके अंदर ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। JVP भी पेशेंट के अंदर रेज हो जाएगा। इस क्लिनिकल फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे आपको बहुत क्लियरली ये मेमोराइज हो जाएगा। ये पिक्चर है इन ऑर्डर टू रिमेंबर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हार्ट फेलियर। सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं कि ये पेटिंग एडिमा, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि पेटिंग एडिमा हो जाएगा पेशेंट के अंदर। प्लूरल इफ्यूजन हो रही है, प्लूरल इफ्यूजन के साथ साथ जो है हमने यहाँ बताया प्लूरल इफ्यूजन की वजह से क्या होगा कि परकशन नोट डल आएगा। पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा जब ब्लड स्टेगनेट करेगा तो वेन्स के अंदर एनकरेजमेंट ऑफ द ब्लड हो जाएगी, दैट विल ऑल रिजल्ट इन रेज्ड JVP।
रेस्ट AVP उसके अलावा जाहिर सी बात है जब ब्लड प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाएगा इनटू हार्ट, प्री लोड कम हो जाएगा, तो वेसल्स के अंदर ब्लड एंगॉर्ज हुआ तो हेपाटिक पोर्टल वेन के अंदर ब्लड जब एंगॉर्ज होगा दैट विल ऑल रिजल्ट इन हेपाटोमेगाली। इसी तरह हमारे पास एब्डोमेन के अंदर भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो एसाइटीज़ हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक सो कि क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो क्लियर हो गए। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स जस्ट इन्वेस्टिगेशन कि अब हमने पेशेंट को क्लिनिकल बेस पे एक अंदाज़ा लगा लिया, एक अपने माइंड में डायग्नोसिस सेट कर लिया, मे बी अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर और कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हाउ वी कैन डायग्नोस इट ऑन द बेसिस ऑफ आर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा उसका हम चेस्ट एक्सरे ले लेंगे। चेस्ट एक्सरे ले लेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगी, कार्डियोमेगाली मिलेगी, जो हार्ट है वो अपने नॉर्मल साइड से इंक्रीज होगा। ठीक है, कर्ले बी लाइंस मिलेंगी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल से ऊपर जो हमारे पास एक्सरे पे फाइंडिंग्स होती हैं वहाँ पे हमें ये कर्ले बी लाइंस जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं। इसके अलावा हमें प्लूरल इफ्यूजन मिलेगी, प्लूरल इफ्यूजन मिलेगी। अब जो कर्ले बी लाइंस हैं वो किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये हमारे पास है एक चेस्ट एक्सरे, यहाँ पे ये जो है हमारे पास कॉस्टोफ्रेनिक एंगल बन रहा है, ये जो यूँ करके बनता होता है, ये यूँ करके बनता है ना हमारे पास एक्सरे के ऊपर कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, तो यहाँ पे जो हमारी रिब्स जा रही होती है ना, इनके साथ साथ ना एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन जो है ना वो रन कर रही होती है, उसको हम कहते होते हैं कर्ले बी लाइन। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम देख लेते हैं ये जो कार्डिक शेडो है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज है, इस मीन्स कार्डियोमेगाली हो गई है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास साइंस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन मिलेंगे। प्लूरल इफ्यूजन के अलावा हमें ये जैसे मैंने लिखा है कि एल्वियोलर एडिमा हो गया है, एनलार्ज कार्डिक शेडो है और कर्ले बी लाइंस हैं, ये हमें एक्सरे के ऊपर जो है ना वो फाइंडिंग्स हमने बता दिया कि हार्ट में एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी हुई है, एनी काइंड ऑफ कोई डिसफंक्शन है, कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज़ है, तो अगर हमारे पास कोई वाल्वुलर डिजीज़ है या कोई और डिजीज़ है तो उसको हम कंफर्म करने के लिए यूज़ करते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राम का हम यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली जो हार्ट फेलियर है वो हो किस वजह से रहा है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कार्डिक कैथेटराइजेशन करवा सकते हैं इन ऑर्डर टू लोकेट एनी काइंड ऑफ इस्केमिक आर्टरी, इस्केमिक ब्लॉक, और हम स्ट्रेस टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो मेजर इन्वेस्टिगेशन जो हमारे पास इसमें रहेगी वो चेस्ट एक्सरे होगा, जो हमारे पास पर्टिकुलरली 80% है ना वो डायग्नोसिस कंफर्म कर देगा आफ्टर क्लिनिकल इवैल्यूएशन। बाकी जो हिस्ट्री ऑफ पेशेंट है, एग्जामिनेशन है, वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। नाउ मूविंग ऑन टू वर्सा मैनेजमेंट की, अब हमने पेशेंट को आइडेंटिफाई तो कर लिया कि जो पेशेंट है वो हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अब हमें उसको मैनेज किस तरह करना है। मैनेजमेंट को वही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक पेशेंट जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन का विक्टिम है या डायस्टोलिक डिसफंक्शन का विक्टिम है। अगर सिस्टोलिक डिसफंक्शन का विक्टिम है तो सबसे पहले जो हम प्राइमरी हमारा जो गोल होता है पेशेंट को, वो हम क्या करते हैं कि उसके लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन में हम उसको रिकमेंड कर देते हैं कि अगर वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता तो थोड़ी सी अपनी फिजिकल एक्टिविटी करे। बिल्कुल भी उसकी लाइफ में अगर कोई चलना फिरना नहीं है तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करे। सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करवा देते हैं क्योंकि जो हमारी किडनी है वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के जरिए रेनिन एंजियोटेंसिन के जरिए ऑलरेडी सोडियम और वाटर की टेंशन करा रही है, तो हम बाहर अगर हम इनटेक ऑफ सोडियम इंक्रीज कर देंगे दैट विल ऑल लीड टू डिस्टर्ब और एक्शन पोटेंशियल, मसल की एक्टिविटी का सारा सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का सत्यानाश हो जाएगा। फ्लूइड रिटेंशन, अब अगर हम देखते हैं कि सोडियम रिस्ट्रिक्शन से भी हमारे पास जो है ना बेनिफिट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हम पेशेंट को समटाइम्स ये भी कह देते हैं कि वो फ्लूइड को भी रिस्ट्रिक्ट करे क्योंकि किडनी हमारा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट किए हुए ऑलरेडी। अगर पेशेंट ओबेस है तो हम उसको रिकमेंड करेंगे अपना वेट लॉस करे, स्मोकिंग की सेसेशन कराएंगे, इसके अलावा जो अल्कोहल है उसकी भी रिस्ट्रिक्शन कराएंगे। इसकी मेमोराइज करने के लिए हम डेविडसन का एक टेबल देख लेते हैं। डेविडसन का टेबल है कि हम सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ डिजीज़, ट्रीटमेंट एंड सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजीज़, कि अगर पेशेंट को ऐसे वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट घर में रह के अपनी क्या रेमेडी कर सकता है। डाइट कंट्रोल कराएंगे, गुड जनरल न्यूट्रिशन पेशेंट को रिकमेंड करेंगे, वेट रिडक्शन करेंगे फॉर ओबेस पीपल, अवॉइडेंस ऑफ हाई सॉल्ट फूड एंड एडिड सॉल्ट स्पेशली फॉर द पेशेंट विद सिवियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अल्कोहल से एब्सटिनेंस करा देंगे, स्मोकिंग की सेसेशन करा देंगे, रेगुलर मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज विद इन लिमिट्स ऑफ सिम्टम्स करवा देंगे, वैक्सीनेशन में कंसिडरेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकॉकल वैक्सीनेशन करा देंगे। So these are the general measures for the management of heart failure. Now moving on towards the medication. हमें मालूम है कि हमारे पेशेंट में बेसिकली फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकती है, पल्मोनरी इफ्यूजन हो रही है, कम जो किडनी है वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के जरिए फ्लूइड ओवरलोड करा रही है। तो हमारा जो मेन प्राइमरी गोल है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हार्ट फेलियर वो क्या हो गया कि हमने प्रिवेंट करना है इस फ्लूइड ओवरलोड को।
फ्लूइड ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स में भी हम कौन से यूज़ करते हैं? लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स में जो फेमस हम यूज़ करते हैं वो फ्यूराज़ामाइड है। इसके अलावा हम थायाजाइड डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं जो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। अब जो है हमारे पास स्पायरोनोलेक्टोन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी जो है ना इनहिबिट करती होती है। स्पायरोनोलेक्टोन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं ये, ठीक है। ये सारे हमारे पर जो है ना कंट्रोल करेंगे सिस्टोलिक डिसफंक्शन को। इसके साथ साथ हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को इनहिबिट करते हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हुई है उसको रिड्यूस करते हैं। डायजॉक्सिन वेजो डायलेशन कराते हैं इसलिए हम डायजॉक्सिन भी दे सकते हैं। अब वो ड्रग्स जो हमने बिल्कुल भी नहीं देनी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ हार्ट फेलियर, वो कौन कौन सी है? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है वो क्या कराएगी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बेसिकली क्या करवाएगी? लैक्टिक एसिडोसिस कराएगी। थायाजोलिडीन डायोन जो है वो फ्लूइड रिटेंशन का कॉज बनेगी। एनसेड जो है वो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर को एक्सरसेबेट कर देंगी। इसलिए ये जो 3 ड्रग्स हैं ये जैसे मैंने इंडिकेट किया कि खतरा है ये हमने पेशेंट को नहीं देनी, वो क्या है? मेटफॉर्मिन है, थायाजोलिडीन डायोन्स हैं, एनसेड्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन को कैसे ट्रीट करेंगे? को भी हम ट्रीट करेंगे वाया बीटा ब्लॉकर्स, डायजॉक्सिन, डायूरेटिक्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये हो गया हमारा कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। अब अगर जो हमारा पेशेंट है उसको पल्मोनरी एडिमा हुआ है, पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एडिमा का एक्यूट पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस पेशेंट को सेट द पेशेंट अप, उसका जो हेड एंड है उसको हम रेस्ट कर देंगे, हेड एंड रेस करेंगे ताकि जो है इतनी ज़्यादा प्लूरल एफियर ना हो जाए कि उसका ट्रेकिया जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको पूरा ही कंप्रेस कर दिया जाए, जिससे क्या होगा जब हम पेशेंट को सेट करेंगे अब तो रिड्यूस हो जाएगा प्रीलोड। इसके अलावा हमने पेशेंट को देना है हाई फ्लो ऑक्सीजन कि अगर पेशेंट के अंदर एनी काइंड ऑफ हाइपोक्सिया, एनी काइंड ऑफ इस्कीमिया हुआ है तो वो ट्रीट हो सके, ठीक है। हाई प्रेशर ऑक्सीजन दे देंगे। हाई प्रेशर ऑक्सीजन के बाद जब हमें मालूम है कि हमारा जो पेशेंट है वो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर की तरफ जा रहा है तो हम उसको एडमिनिस्टर कर देंगे नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट लाइक हम उसको सबलिंगुअल भी दे सकते हैं, हम ओरल भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंट्रावीनस ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। ये रिड्यूस कर देगा प्री लोड को भी और प्री लोड के साथ साथ ये आफ्टर लोड को भी डिक्रीज़ कर देगा। उसके अलावा जो फ्लूइड रिटेंशन हो चुकी है, फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है, उसको ट्रीट करने के लिए हम एडमिनिस्टर कर देंगे लूप डायूरेटिक्स, ठीक। आई होप सो आपको कंजस्टिव कार्डियक फेलियर की थोड़ी बहुत समझ आ गई है। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर की अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ ओवरव्यू करें तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर रीनल फेलियर जो है ना वो हमारे पास नंबर 1 जो है कॉम्प्लिकेशन आती है। क्यों रीनल फेलियर हो जाता है? क्योंकि किडनी के ऊपर पर्टिकुलरली परमानेंटली जो है ना हाइपोवॉल्यूमिया की स्टेट होती है और किडनी जो है वो अपना फ्लूइड रिटेन करवा के एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया हो जाता है। हाइपोकैलेमिया इस वजह से होता है कि जब भी बॉडी सोडियम को रिटेन करती है तो सोडियम को रिटेन करने के साथ साथ पोटेशियम को यूरिन में एक्सक्रीट करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है लिवर फंक्शन इम्पेयर होगा, जब ब्लड स्टेगनेट करेगा लेफ्ट एट्रिया में तो वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कॉज बनेगी और एट्रियल और वेंट्रिकुलर जो एरिथमियाज हैं वो भी जनरेट हो सकते हैं। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेशंस हार्ट फेलियर की। आई थिंक सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।